हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि है आपका गुणोत्तर जो है कि श्रेणी है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और पिछले वाले वीडियो में जितने भी आपका पिछला वीडियो चला था उसमें सिर्फ आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया था, और समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ जो है प्रश्न जो भी थे आपका मैंने सोल्यूशन कराया था 1.2 तक। ठीक है, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जा सकते हैं। जाकर वहां से प्रत्येक दिन का जो है वीडियो आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है, वहां पे जो है डेट वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। इसमें 3 चीजें आपको मैं बताऊंगा जो कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी जब भी हम लोग बनाना पड़ेगा, गुणोत्तर श्रेणी में जो भी हम लोग को निर्माण करना पड़ेगा तो उसका रूप मानक रूप क्या होगा, यानी क्या क्या हम लोग को चाहिए गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए। तीसरे पे आता है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, यानी कि कोई भी वैल्यू यानी कोई भी आपका मान जो है गुणोत्तर श्रेणी में यदि दिया गया है तो यदि आपसे जो भी मान पूछेगा हम लोग फटाक से निकालेंगे। जैसे 20वां पद, 30वां पद, 40वां पद पूछेगा तो ऐसे हम लोग जो है कि निकालेंगे। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में कुछ फार्मूला अलग है और समांतर श्रेणी में हम लोग फार्मूला कुछ अलग समझे थे ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपका Tn बराबर था, लेकिन इसमें जो है कुछ फार्मूला आपका अलग है। ये किसके लिए है? गुणोत्तर श्रेणी के लिए। और आप जो है समांतर श्रेणी के लिए पढ़े ही होंगे कि आपका फार्मूला क्या है। तो चलिए बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। आखिर में जो गुणोत्तर श्रेणी जो है किसे कहते हैं, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है पहले वो समझिए। देखिए, वह श्रेणी, आप कोई भी यदि श्रेणी लेते हैं, यानी कि वह श्रेणी, ठीक है, वह श्रेणी जिसका प्रथम पद अशून्य हो, यानी कि कोई भी आप श्रेणी लेंगे तो पहला पद अशून्य होना चाहिए, यानी कि पहला पद जो है आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल में। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा 2 8 नहीं है, मिस्टेक हो रही है, ठीक है। देखिए जैसे है आपका 2 4 8 और क्या है 16, जैसे ये आपका है, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ये जो आपके मैंने वैल्यू रखा है, जो ये मैं वैल्यू रखा हुआ हूं, तो इसको आपको पहले ये देखना है कि ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो कैसे आप जांच करेंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए, जो पहला पद होता है वो तो आपका ए होता है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, यानी प्रथम पद ए बराबर आपका कितना मिल गया 2। देखिए ये देखिए, कोई भी श्रेणी, मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको, कोई भी श्रेणी वह श्रेणी, ऐसे बोल सकते हैं, वह श्रेणी, ठीक है, जिसका प्रथम पद अशून्य हो, यानी कि जो पहला पद होगा कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, प्रथम पद अशून्य हो, तथा सार्व अनुपात, इसमें आता है सार्व अनुपात, क्या आता है सार्व अनुपात। और तो सार्व अंतर को डी से इंडिकेट करते हैं ना, लेकिन इसमें सार्व अनुपात निकालेंगे तो सार्व अनुपात को आर से इंडिकेट करते हैं। सार्व अनुपात को किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। और हाँ, पहले अवयव देखिए, ये आपका T1 अवयव हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T4, यानी कि इसमें टोटल मैंने 4 अवयव रखा हुआ है, ठीक है। और इससे आपको जांच करना है ये कि ये जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहला पद ये हो गया। अब इनका अनुपात, इन दोनों अवयवों का अनुपात निकालेंगे तो अवयवों का अनुपात कैसे निकालते हैं? दूसरे, यानी कि दूसरा पद बटा में पहला पद, दूसरा पद बटा में पहला पद। तो अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकालने का फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों, देखिए आपका फार्मूला होता है क्या, दूसरा पद बटा में पहला पद, यही बराबर तीसरा पद बटा में क्या, दूसरा पद, यही बराबर चौथा पद बटा में क्या, आपका तीसरा पद। यानी प्रत्येक आगे वाले पद को बटा में पीछे वाला पद, यानी प्रत्येक, यदि आर आप सार्व अनुपात निकालते हैं आर, तो आगे वाला पद आप बाटा में क्या, पीछे वाला पद, यानी कि आपका अगला पद चाहिए, आप बाटा में क्या करना है, पिछला पद करना है। और यदि दोनों का अनुपात, यानी दोनों का जो अनुपात फाइंड करते हैं, यदि आपका बराबर है, यानी कि इसका अनुपात निकाल दिए, इसका ये 3 माना है ना, यदि तीनों का अनुपात आपका बराबर आता है
तो अब आप कहेंगे कि यह सार्व अनुपात ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि आपका जो सार्व अनुपात है ना सभी का समान आना चाहिए तो वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा, लेकिन जो पहला अवयव है, पहला अवयव आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये कंफर्म हुआ आपको। तो परिभाषा ये कहता है कि वह श्रेणी जिसका प्रथम पद अशून्य हो, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए, तथा सार्व अनुपात, इसमें सार्व अंतर नहीं होता है, सार्व अनुपात आता है। ठीक है, क्योंकि अनुपात निकालना है ना, पहला बटा में क्या दूसरा, तो अनुपात आपको निकालना है ना। तो अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा बटा में पहला करेंगे, प्रत्येक आगे वाले पद को पहले रखेंगे, उसके बाद बटा में पीछे वाला पद, प्रत्येक आगे वाला पद बटा में पीछे वाला पद। तो ये आगे वाला पद बटा में पीछे वाला पद, आगे वाला पद बटा में पीछे वाला पद। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में तभी होगा जब सभी का वैल्यू क्या होगा, समान। तो देखिए समान है कि नहीं है। T2 कितना है 4 बटा में T1 कितना है 2 बराबर T3 कितना है 8 बटा में T2 कितना है 4 बराबर T4 कितना है 16 बटा में T3 कितना है 8। देखिए 2 चौके 8, नहीं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। क्या जो सभी का सार्व अनुपात निकला है मेरे प्रिय छात्रों, सभी का सार्व अनुपात समान है कि नहीं है? सभी का सार्व अनुपात समान है ना। और जब सभी का सार्व अनुपात समान है तो आप कहेंगे कि ये जो आपकी श्रेणी दी गई है मेरे प्रिय छात्रों, ये आपकी जो श्रेणी है यह किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये आप समझ गए कि प्रथम पद कैसे निकालेंगे, सार्व अनुपात कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया अच्छी तरह से ना। अब आप देखिए, अब आपको समझाएंगे हम कि गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का क्या मानक रूप, ये अब मैं क्वेश्चन ऐसे ही रख देता हूं, ठीक है ना, डैश डैश इसके बाद कर देता हूं। अब ये मानक रूप को समझने के लिए आगे की तरफ कर दिए। अब देखिए ये मैं हटा देता हूं, ये आप समझिएगा कि प्रथम पद और सार्व अनुपात। तो प्रथम पद तो आपको पता ही होगा क्योंकि पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रथम पद कैसे निकालते हैं। इसके बाद गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप, इसके बाद आप समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। अब देखिए जो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होता है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कोई भी गुणोत्तर श्रेणी का आपको किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का आपको निर्माण करना होगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए मैं मानक रूप लिख देता हूं। तो मानक रूप आपका होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए a इंटू आर होता है, इसके बाद AR स्क्वायर होता है, ARQ होता है, डैश डैश। ठीक है, ये आपका किस में है, गुणोत्तर श्रेणी। समझ में आया ना। यानी कि ये जो मैंने मानक रूप लिखा हुआ है ये आपका क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप है। यानी कि कभी भी गुणोत्तर श्रेणी आपको पता करना होगा मेरे प्रिय छात्रों तो आपको क्या क्या चाहिए। देखिए आपको A चाहिए जहां पर A प्रथम पद होता है, और R चाहिए जहां पर R को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। R को क्या कहते हैं, सार्व अनुपात। यदि कोई भी कभी भी यदि मैं कह देता हूं कि मेरे प्रिय छात्रों आपका सार्व अनुपात यदि 5 है और यदि प्रथम पद 2 है तो आप गुणोत्तर श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी का जो है कि मानक रूप लिखिए, नहीं गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ऐसे समझ लीजिए गुणोत्तर श्रेणी का क्या निर्माण कीजिए, तो आसानी से इसी फॉर्म में रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब इसमें मैं लिख दे रहा हूं कि जहां A बराबर आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद, R बराबर आपका होता है सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। ठीक है, सार्व क्या हो गया, अनुपात। अब ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है ना। ये तो गुणोत्तर श्रेणी के पद हो गए कि ये इतने पद होंगे, ये समझ में आया। अब इन्हीं को जो है कि जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको प्लस में लिख लिया जाता है। किस में लिख लिया जाता है, प्लस में लिख लिया जाता है, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये तो सब चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अधिकांश तो इसे प्लस में भी लिखा जाता है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जो होता है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ARQ। ठीक है, तो ये जो है कि आप मानक रूप से याद रखिएगा, जब हम सोल्यूशन कराएंगे ना तो आपको वहां पे बताया जाएगा सब कुछ। तो ये मानक रूप याद रखिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, इसमें A क्या है और R क्या है। और हाँ, R जो है यानी कि सार्व अनुपात कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने इसमें गुणोत्तर श्रेणी में बताया हुआ। अभी यहाँ पर बताया था ना कि सार्व अनुपात आप कैसे निकालेंगे। ठीक है,
ये समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो हम लोग का मानक रूप हो गया। अब आइए गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का क्या व्यापक पद। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद आप कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे ये प्रथम पद, द्वितीय पद, ये आपका T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी कि 4 पद है ना, इसमें रखे डैश डैश, ऐसे तो अनंत तक जाएगा ना। अब इस तरह से आपका दिया है तो उसका जो व्यापक पद होगा, व्यापक पद यानी कि ये जो आपका जैसे माने क्वेश्चन दे दिया, इसका व्यापक पद आपका हो जाएगा क्या वो समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए व्यापक पद में मैं ले रहा हूँ, ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेंगे, इसको पहले छोड़े रहिए। जैसे मान लीजिए T1 हो गया प्लस T2 हो गया प्लस T3 हो गया प्लस डैश 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 क्या हो गया Tn, यानी अंतिम पद n पदों तक है ना, ठीक है। अब इससे क्या आपको क्या करना है, यहाँ तक तो n तक दे दिया। अब ये कह रहा है कि n पदों का आप जो है n पदों नहीं, इस श्रेणी का nवां पद आपका कितना होगा वो फाइंड कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का क्या निकालना है nवां पद। तो इसमें जरा देखिए क्या क्या दे रखा है। प्रथम पद, प्रथम पद आपका ए होता है तो ए बराबर आपका क्या है T1 है ना, ए बराबर कितना है T1, ये समझ में आ रहा है ना। ए बराबर कितना है T1, यानी कि आपका ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान लीजिए प्रथम पद, इसमें तो आपका T1 है ना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फार्मूले के अनुसार लेकर चलेंगे तो माना, यानी कि मान लेते हैं कि माना प्रथम पद आपका ए होता है, प्रथम पद तो ए होता है ना। इसके बाद सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, और सार्व अनुपात क्या होता है आर होता है ना। और सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं आपको तो पता है ना कि सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं। तो प्रथम पद ए यानी कि में प्रथम पद T1 तब तो हो जाएगा ना, और सार्व अनुपात आर हो गया। अब इसके बाद लेकर चलता हूँ, इतना तो हो गया ना प्रथम पद आर। इसके बाद दे रखा है इसका जो है ऐसे तो आपको दे दिया n पदों तक है ना, तो nवां पद आपको यदि निकालना होगा कि nवां पद कितना होगा, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, चूंकि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का यदि nवां पद फाइंड किया जाता है तो फार्मूला कहता है कि आपका होता है Tn बराबर a इंटू आर का पावर होता है n माइनस कितना 1। ये आपका सूत्र है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का यदि nवां पद, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, इसका 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद यदि निकालना होगा मेरे प्रिय छात्रों, तो आप फार्मूला लगाएंगे, वहां पद के लिए फार्मूला लगाएंगे Tn बराबर होता है a इंटू आर के सर पे माइनस क्या होता है 1। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। ये आपका जो है कि व्यापक रूप था, जहां पर T1 T2 का वैल्यू ये आपका है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं प्रथम पद इसका ए है, सार्व अनुपात आर है, तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद यदि आपको फाइंड करना होगा तो Tn बराबर हो जाएगा a इंटू आर के सर पे n माइनस 1। तो ये nवां पद हो गया ना। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं व्यापक पद, व्यापक पद, इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं क्या व्यापक पद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ऐसे तो आपका दे दिया ना, ऐसे तो आपका हो गया। अब लेकिन ये तो 20वां पद यानी कि स्टार्टिंग पीरियड से 20वां 30वां पद यदि निकालना होगा तब, ठीक है। ये है यानी कि शुरू से लेकर के ये nवां पद के लिए इधर से यदि nवां पद निकालते हैं तो। अब कभी कभी क्या होता है यदि अंतिम पद मालूम हो आपको, जैसे हमारे डैश Tn दिया है तो अंतिमवां पद ऐसे मालूम हो तो अंतिमवां पद के लिए एक फार्मूला होता है, इतना तो ठीक है। ये आपका प्रथम पद सार्व अनुपात, और जब यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, जब अंतिम पद, कौन सा पद, जब अंतिम पद क्या L हो तो। अब देखिए दो तरीकों से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। nवां पद के लिए दो तरीका है, एगो तो अंतिमवां पद यदि दिया रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। हाई तो जो है कि अंतिमवां पद नहीं दिया रहेगा तो तुरंत हाई फार्मूला लगाएंगे 20वां 30वां 10वां के लिए। लेकिन जब अंतिमवां पद
जब अंतिम पद यल हो तो, यानी अंतिम पद भी मालूम हो गया डैश डैश, यहाँ पर जैसे अंतिमा पद टीएन है ना, अब जब ऐसे मालूम हो जाता है तो उसके लिए जैसे मैं डैश डैश हम यहाँ पर आपको जो है कि आपको जैसे 20 कर दे डैश डैश कहाँ तक 20 कर दे अंतिमा पद, तो यदि अंतिम पद मालूम हो तो उसके लिए आपका यनवा पद का फार्मूला होता है अंतिमा पद के लिए आप तुरंत लगा दीजिएगा। ये तो आपका स्टार्टिंग पीरियड से है ना यनवा पद के लिए। अंतिमा पद के लिए हो जाता है सिर्फ यल बराबर होता है a इंटू आर और n माइनस कितना, यदि अंतिमा पद दिया हो तो। हाँ, एगो बात याद रखिएगा, यदि कभी भी अंतिमा पद दिया रहेगा तो आपसे नंबर पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? नंबर। जैसे मानिए डैश डैश, इसी में जैसे डैश डैश हम यहाँ पर आपको कर दिया गया, जैसे 40 कर दीजिए, डैश डैश कहाँ तक 40 तक है, और ये कहेगा आप ना ये वाला फार्मूला कब लागू करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। ये तो आप 20वां 30वां पद कहेगा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला कब लागू करेंगे? यदि डैश डैश अंतिमवा पद यदि आपका 40 हो 60 हो ऐसे करके दिया है ना, तो ये फार्मूला आपका वहां पे लागू किया जाता है जब आपको पदों की कुल संख्या, गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं, यदि पदों की कुल संख्या यानी कि नंबर फाइंड करना होगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और नंबर कभी भी फाइंड करना होगा तो आपको अंतिमवा पद दिया रहेगा, अंतिमवा पद आपका क्या किया रहेगा? दिया रहेगा। तो हाई समझ गए कब लागू होगा, हाई समझ गए ना कब लागू होगा। हाई नंबर निकालने के लिए लागू किया जाता है जब अंतिम पद दे रखा है देता है तो कहता है कि ये बताइए टोटल संख्या कितनी है, और टोटल संख्या निकालने के लिए L बराबर A इंटू आर का पावर n-1। ये तो आपको समझ में आया कि ये कहाँ उपयोग में लाएंगे, ये कहाँ उपयोग में लाएंगे। हम दो फार्मूला बता चुके हैं ना। हाई जो है तीसरा हाई याद रखिएगा, यानी कि हाई पहला दूसरा तीसरा। हाई मानक रूप जो है कि अधिकांश तौर से याद रखिएगा, बनाने के लिए आपको आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब हल करेंगे तो इसे मानक रूप याद रखिएगा, क्या क्या हमको चाहिए तो गुणोत्तर श्रेणी का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। ये अंतिम पद यल दिया हो तो अब देखिए, अब क्या कहता है कि अंतिमवा से यदि 20वां 30वां, ये तो हाई स्टार्टिंग पीरियड वाला है ना, यानी कि शुरू से आपका जो है 20वां 30वां 40वां निकालना होगा तब। यदि अंतिम से कह दे अब हेनी से चलना है, 40 की तरफ से चलना है कि अंतिमवा पद से अंतिम से जो है कि 10वां पद क्या आपका होगा। तो जब अंतिम से बात कर देता है यनवा पद के लिए, अंतिम से जब बात कर देता है यनवा पद के लिए, तो उसके लिए फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है। चूंकि इसलिए यहां पर चूंकि कर लीजिए, चूंकि किसी गुणोत्तर श्रेणी में अंत से, गुणोत्तर श्रेणी में कहां से, यदि अंत से, यदि इधर से यदि पूछता है यनवा पद, तब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में अंत से यनवा पद, यनवा पद, अंत से यदि यनवा पद आप निकालना चाहते हैं तो अंतिम के लिए है ना यनवा पद, तो अंतिम के लिए आपका यनवा पद बराबर हो जाता है यल बटा में आर के सर पे यन माइनस क्या हो जाता है 1। अंतिमवा पद ये अंतिम के लिए, यानी अंतिम से यदि 5वां 6वां पूछता है तो यह हो जाएगा अंतिम के लिए, अंतिम से हो जाएगा यनवा पद, यानी 20वां 30वां पद आपका हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा, नहीं एनवा पद बराबर हो जाएगा एल बटा में आर के सर पे यन माइनस कितना 1। ये फार्मूला समझे है ना। कहां से हाई फार्मूला कब लागू करेंगे? जब अंतिम से, यानी कि जब अंतिम से यानी कि इधर से, अब उधर से नहीं देखना है, अब इधर से आपका जो है कि 10वां पद कितना होगा, उल्टी गिनती पढ़े है ना, अब उल्टा आपको चलना है कि इसका 10वां 20वां या यनवा पद आपको फाइंड करना है, या 30वां 40वां पद निकालना है, तो इसी फार्मूले पे लेकर चलें। जैसे मान लीजिए अंतिम से जैसे 10वां पद कर दिया तो यन बराबर 10, यन की जगह पर 10 हो जाएगा, अंतिम पद जो दिया रहेगा वो रखेंगे, और आर तो पता ही है सार्वनुपात है, T2 बटा में T1 हो जाता है, T3 बटा में T2 होता है, T4 बटा में T3 हो जाता है, यानी कि प्रत्येक आगे वाले पद को आप बटा में पीछे वाला पद कर दिया जाता है। तो समझे ना ये कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, तो हम लोग सब कुछ समझ लिए हैं कि क्या क्या आपको कैसे फाइंड करना है। तो आर को निकालने का फार्मूला आपको पता है ना कि T2 आप बाटा में क्या कर देते हैं T1। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए क्या क्या मैंने बताया, आपको कंफर्म हो गया होगा गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये चीजें आपको अच्छी तरह से सभी समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा इसमें मैं बता रहा हूं एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूं अंतिम पद के लिए भी आपको आपका जो है कि देखा जाएगा कि अंतिम पद के लिए क्या है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, अंतिमा पद वहाँ से हट गया। पहले स्टार्टिंग पीरियड से यदि 20वां 30वां यदि पूछता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एग्जाम्पल थोड़ा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं आपके साथ, यही जो है कि हम एग्जाम्पल रखे हैं। देखो यदि मैं जो है इसका यानी कि इन दोनों का जो है कि आपको तो ये अंतिमा पद है ना, नंबर निकालना होगा, तो ये तो नंबर निकालने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कैसे आपको निकालना है पहले मैं सिर्फ रख करके जो है कि हम दिखा देंगे कि आपको कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, इसे का यदि आपका जो है कि जैसे मान लीजिए 10वां पद निकालना होगा, कौथा पद 10वां, यानी कि ये जो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी तो खुद रखा गया, गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद, कौथा पद 10वां पद, यानी कि इस श्रेणी का आपको यदि 10वां पद निकालना होगा कि 10वां पद कितना है, तो किस फार्मूले से? वहां पद के लिए यही फार्मूला है ना, तो यानी कि स्टार्टिंग पीरियड से वहां पद के लिए, तो इस फार्मूले पे आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो पहले क्या क्या दिया है, प्रथम पद देखते हैं। प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका ये होता है, तो a बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है 2। इसके बाद सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, और सार्व अनुपात r होता है ना, तो r बराबर होता है T2 बटा में कितना T1, या T3 बटा में T2 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो r यानी सार्व अनुपात r बराबर T2 बटा में T1 हो जाएगा। तो T2 कितना है, T2 आपका 4 है, और T1 कितना है 2, 2 दूनी के 4, 2, यानी कि जो R है मेरे प्रिय छात्रों, R बराबर कितना हो गया 2, इतना कन्फर्म है। प्रथम पद भी 2 मिल गया, R सार्व अंतर भी कितना 2, दोनों का 2 मिल गया। अब आपसे 10वां पद यदि पूछता है, कौथा पद 10वां, यानी कि नंबर आपको वो निकालना है 10वां पद ना, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद। तो जो आपका 10वां पद होगा मेरे प्रिय छात्रों, फार्मूला क्या कहता है फार्मूला कि Tn बराबर होता है a इंटू आर के सर पे n माइनस कितना 1, यही ना फाइंड करना है। तो ये टी n की जगह यहाँ पर 10, T10 हो जाएगा ना 10वां पद के लिए, T10 बराबर हो जाएगा कितना, T10 बराबर a, तो a की जगह पर कितना है 2 इंटू r की जगह पर 2 है, सर पे 10, सर पे कितना 10, और 10 की जगह पर कितना हो जाएगा, an की जगह पर 10 माइनस 1, इतना समझ में आया। अब देखिए अब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 के सर पे कितना 9, 2 के सर पे 9 हुआ ना। अब 9 तो हो गया ठीक है, लेकिन 2 का पावर 9 है, तो इसका 9 बार गुणा कर दीजिए, 9 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो देखिए 1 2 3 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 से किस में 16 में गुणा करेंगे, उसके बाद 2, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा बड़ा हो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दे रहा हूँ 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 से फिर 16 में गुणा करेंगे तो अभी आपका कितना होगा 4 4 8 ही होगा, अभी एगो बचेगा। तो आपका देखिए कितना हो जा रहा है, 4 चौको 6 छवे के 36 को 6 हासिल 3 हुआ, 6 कम 6 3 9, 1 छवे 6 और ये हो जाएगा 1, 6 हो जाएगा 9 6 15 को 5 हो जाएगा, 1 1 2, 256 हुआ। अभी एगो हेमे से अभी एगो 2 बच रहा है, ये भी एगो 2, 2 दूनी के 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 6 के 24 को कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 6 के 24 को कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 5 20, 20 2 22 को 2 हासिल 2, और 4 दूनी के 8, 8 2 कितना 10, मल्टीप्लाई देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो। यानी कि जो आपका 10वां पद होगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका 10वां पद हो जाएगा 1024, 10वां पद कितना हो जाएगा 1000 आपका 24 हो गया। तो ये रहा आपका जो है कि 10वां पद जो है कि निकालने का तरीका। और यदि 5वां पद पूछता है तो अब नंबर आप कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका अब कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5, 5वां पद पूछ रहा है तो अब ये आपका 5 हो गया, तो इसको अब हटा देंगे तो उस समय कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 के सर पे कितना लगेगा 4, 2 के सर पे 4 का मतलब 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2 गुणे 16 और 16 दूनी के 32, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4, चौथा पद 16 है, तो आपका 5वां पद क्या हो जाएगा 16 दूनी के 32, आपका कितना हो जाएगा 32। ये समझ में आया, ये आपका रहा क्या आंसर। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे जो ये सॉल्यूशन कराया गया है। तो ये तो आपका 10वां, यहाँ पर 10 नहीं होगा, 5वां पद निकालना है ना, T5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि स्टार्टिंग पीरियड से यदि 10वां 5वां निकालना होगा तब। यदि आपसे कहता है कि अंतिम, यदि आपका अंतिम पद दे दे, अंतिम पद कितना हो गया 128, तो जब अंतिम पद 128 दे दिया
अंतिम पद जब 128 दे दिया और उसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम से चौथा पद, अंतिम से कौन था, चारवां पद निकालिए, तो अंतिम से चारवां पद के लिए, अंतिम के लिए ना, यानी कि अंतिम से यदि कहता है तो अंतिम से पांचवा छठवां कहता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो इसी फार्मूले पे अब आप लोग चलिए। तो आपका प्रथम पद सारोनुपात आपका सेम, आपका सभी वही रहेगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कौन पद निकालना है, चारवां पद। तो ये आपको हो जाएगा चारवां पद। तो चारवां पद बराबर आपका हो जाएगा, फार्मूला कहता है कि एल ना अंतिम पद, जहां पर एल बराबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, अंतिम पद जो है आपका कितना है 128। तो ये आपका हो जाएगा 128 बटा में आर की जगह पर कितना है 2 हो गया, आर की जगह पर 2, किस सर पे कितना है एन, नंबर कितना है 4 - 1। तो ये हो जाएगा 128 बटा में आपका हो जाएगा 2 के सर पे 3, ये हो जाएगा 12, यानी कि 128 बटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8, इतना ठीक है। 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर आपका यह हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 छके 24, कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। यानी कि जो आपका चारवां पद निकाला जाएगा, चारवां पद कितना हो जाएगा आपका 16। डिवाइड कहीं देख लें, कहीं डिवाइड मिस्टेक ना हो। ये आपका रहा आंसर, ये समझ में आया। अब देखिए ये आपको अब ये फार्मूला कब आप निकालेंगे, यदि आपसे कहता है कि ये जो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, अंतिम पद यदि दे दिया और कहेगा कि इसमें टोटल आपके जो है कि पद कितने हैं, टोटल आपके पद सभी कितने हैं, तो आप उस समय ये फार्मूला लागू करेंगे एल, ठीक है। यानी कुल पदों की संख्या यदि निकालना होगा तो अंतिम पद दिया रहेगा, ये फार्मूला आप लागू करेंगे। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ किस समय क्या लागू करेंगे, उन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि T1 था ना, तो अंतिम पद तो दे रखा है। अब ये आपसे नंबर पूछ रहा है कि टोटल नंबर इसमें की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल नंबर कितने हैं, तो आपसे यह फाइंड करने के लिए कह रहा है ना। तो इसके लिए अंतिम पद चाहिए, तो अंतिम पद 100 कितना है 28 बराबर ए प्रथम पद कितना है 2 इंटू आर कितना है 2 है, 2 के सर पे n - 1, इतना क्लियर है। अब देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 छके 12, 2 चौके 8 बराबर 2 के सर पे n माइनस कितना हो गया 1, इतना ठीक है। अब आप जो है घातांक का नियम पढ़े होंगे कि जब आधार बराबर होता है तो घातों की क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है, और जब घात बराबर होता है तो आधारों की क्या कर दी जाती है, तुलना। ये तो घातांक का नियम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। पॉलिटेक्निक में पढ़ाया गया था, जो एंट्रेंस का जो है कि क्लास चल रहा था उसमें पढ़ाया गया था घातांक का नियम, वही घातांक का इसमें नियम है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 यानी कि 3 गो इसमें 2 आ रहा है, ये भी 8, 8 × 64 हो जाएगा ना, 8 × 64, यानी कि 3 गो इसमें 3 गो इसमें 3 3 टोटल कितना 6, यानी कि 2 के सर पे यदि 3 कर दे तो 8 यह 64 के रूप में चला जाएगा, और यह हो जाएगा 2 के सर पे आपका हो जाएगा n - 1। अभी ये समझ में नहीं आया है तो इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, 64 को क्या कर लीजिए डिवाइड, यानी कि 64 को पहले कटा लीजिए। तो ये 64 को यहाँ पर कटा दे रहे हैं, 2 से कटाएंगे, 2 के ये 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाइए, 2 कम 2, 2 छके 12, फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2। कितना बार में कट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यदि 6 2 है तो आपको आसानी से कट जा रहा है ना, यानी कि 6 2, यहाँ पर मिस्टेक 3 नहीं है, 2 के सर पे कितना लगाना पड़ेगा 6, टोटल 6 संख्याएं आ रही है ना, 2 जो है कितना बार आ रहा है 6 बार, यानी कि 2 का 6 बार यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 हो जाएगा। और दोनों का देखिए नीचे वाला हिस्सा आपका दोनों का बराबर है, यानी कि इसे हम लोग आधार बोलते हैं, आधार दोनों का बराबर है तो घातों की तुलना, तो 6 बराबर हो जाएगा n - 1, ठीक है। और यही n बराबर हो जाएगा, एक को इधर भेज दीजिए तो आई 6 है, एक माइनस इधर, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 6 गो आएगो कितना 7, यानी कि टोटल इसमें जो नंबर होंगे, नंबर आपके टोटल कितने होंगे मेरे प्रिय छात्रों, आपके 7 होंगे। हाँ, और कहीं भी देख लीजिए जो है कि डिवाइड आपका कहीं गलत ना हो, मल्टीप्लाई भी आपका कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो ये आपके रहे आंसर, यानी कि मैंने जो है तीनों पर जो है कि आपका एग्जाम्पल बता दिया गया है कि तीनों पर जो है एग्जाम्पल आपका कैसे जो है कि तीनों पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कौन कौन सा कब आप लागू करेंगे। और ये चौथा जो है गुणोत्तर श्रेणी का आपका मानक रूप है, यदि प्रथम पद दिया रहता है और सारानुपात आपका दिया रहेगा तो आसानी से आप गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं, ठीक है। तो
तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि आपको जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में पढ़ाया हूँ, बेसिक चीज़ें लेकर चला हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और जब तक आप इस चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रश्नों का सलूशन करने में बहुत जो है कि दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है कि आपका 2.1 से शुरू किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।